स्टडी का जो कंटेंट है धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे ताकि रेगुलरिटी बनी रहे सिलेबस में, रफ्तार भी बनी रहे, है ना। आप बिल्कुल डिप्रेस ना हो कि अरे सर जो पढ़ रहे हैं वो तो अच्छा पढ़ रहे हैं बाकी सिलेबस नहीं हो पाए, इसका डर नहीं रखना। ऐप का भरपूर इस्तेमाल करिए, ऐप में बहुत कुछ है, पढ़ रहे हैं वो भी ऐप में है ना। चलो पावर का मतलब, पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? पावर की बेसिक डेफिनेशन की सपोज करो हमने 2 मजदूर अपॉइंट किए, बिल्कुल बेसिक बात है, 2 मजदूर अपॉइंट किए और 2 मजदूरों में से एक मजदूर था मिस्टर ए और एक था बी। मिस्टर बी, दोनों को हमने इक्वल टाइम दिया, इसको हमने 5 मिनट का समय दिया और इसे भी हमने 5 मिनट का समय दिया और इन दोनों को कहा गया कि आप जितनी ईंटें ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक ले जा सकते हो ले जाओ। जो मजदूर ए था वो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक 20 ईंटें ले गया, 20 ईंटा, और ये वाला ले गया 30 ईंटें। इसके साथ है तो इक्वल टाइम इंटरवल में आई थिंक बी वाले ने ज्यादा टास्क परफॉर्म किया, इसने 30 ईंटें, इसने 20 ईंटें। तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए समान दिए गए समय जो ज्यादा कार्य कर पाएगा उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए। क्या है समझ पा रहे? तो पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? पावर को डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिए गए समय में किसने कितना काम किया, दोनों का रेशियो पावर कहलाएगा, है ना। तो अगर दोनों का पावर कंपैरिजन करें तो इसका पावर को कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा पावर ऑफ ए बराबर कितने ईंटें उठाई इसने 20, कितने मिनट उठाए 5, जो भी इसका पावर कितना आ गया 5 से काटो 4 ईंट प्रति मिनट। इसका पावर देखो कितना, पावर ऑफ b इज इक्वल टू, तो सिंपल बात चीज देखो हम चर्चा कर रहे हैं, इसने कितने उठाई 30 ईंटें उठाई कितने मिनट में 5 से काटो कितना आएगा 6 ईंट प्रति मिनट। तो पर मिनट काम करने का रेट किसका ज्यादा था, बी वाले, इसने 6 ईंटें उठाई इसने 4। सेम टाइम इंटरवल के लिए जो ज्यादा टास्क परफॉर्म करेगा उसकी पावर ज्यादा करेगी। तो पावर का बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू, इसका सिंपल फॉर्मेट लिखा, उसको चाहे तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसमें dd लगा दो, dd लगा दो। अगर मान के चलिए मामला एवरेज का है, अब सुनना मत ध्यान से, अगर मामला एवरेज का है तो एवरेज में आता है इंटरवल, तो इंटरवल का मतलब बन जाएगा एवरेज पावर बराबर चेंज इन वर्क डन या पार्ट ऑफ वर्क डन विद एन इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी पावर होती है इंस्टेंट पावर, कौन सी पावर, इंस्टेंट पावर। इंस्टेंट का मतलब होता है तत्क्षणिक, किसी उस समय पर जिस समय हमने नजर डाल दी, किसी प्रोसेस में किसी होते हुए काम में जिस वक्त हमने निकाला अब कितनी पावर, तो वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। डेल्टा टी छोटा है लेकिन dt इससे भी छोटा है, तो इंस्टेंट पावर का फार्मूला बन जाएगा p इंस्टेंट बराबर बड़ा dw अपॉन dt। आपका कॉमन सेंस तुरंत काम कर रहा हो, आपने कहा सर डिफरेंशिएशन आ गया, तो डिफरेंशिएशन की बातें भी कर सकते हैं, है ना। अभी करते हैं, पहले सुनो पावर का बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के दो फॉर्मेट, एवरेज और इंस्टेंट। अगर डेल्टा w वर्क डन का पार्ट है विद एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t, ये समय का अंतर दिया गया 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 घंटे में, 1 घंटे में, तो ये सारा मामला एवरेज पावर का होगा। और उस एवरेज पावर का मान के चलो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में जो काम हुआ उसमें जो पावर थी वो एवरेज पावर थी, लेकिन 11:57 28 सेकंड पर जो हुआ वो इंस्टेंट पावर थी। क्या मैं समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट अगली पॉइंट सुनना। अच्छा वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा, बहुत शानदार लेक्चर है आज का। वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या है बेटा, सेकंड। तो दोनों का कंबाइंड यूनिट क्या बन गया, दोनों का कंबाइंड यूनिट बन गया बेटा जूल प्रति। लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, ये चलता फिरता मात्रक है, चलती फिरती यूनिट है। इसका जो स्टैंडर्ड मात्रक रखा गया वो इंजन डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया, तो इसका यूनिट बन जाएगा वॉट। वॉट एक छोटा यूनिट है, तो हम कोशिश करते हैं बड़ी यूनिट्स की, इसकी बड़े यूनिट्स में 10 टू पावर 3 यानी किलोवाट्स में आ जाएंगे। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू पावर, किलो का मतलब ही होता है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वॉट, राइट। वॉट एक छोटा यूनिट है, हमने इसको बड़ा बनाया। 1000 वाट को लिखने का तरीका है 1 किलोवाट। अब देखिए सुनिए जरा सा, अगर मैं लिख दूं 1 किलोवाट आर, इसका क्या मतलब बन गया, इसका मतलब बन गया, अब फोड़ के देखते हैं, फोड़ के देखते हैं, छोटा सा कंफ्यूजन दिमाग में रहना चाहिए। 1 तो बन जाएगा, किलो का मतलब 10 की पावर 3, वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड, हम इसको लिखते हैं जूल पर सेकंड। जैसे ना मल्टीप्लाई ये लिखा 1 किलो 10 की पावर 3 वाट जूल पर सेकंड। आवर्स का मतलब घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। आई थिंक सेकंड से सेकंड
मिनट हो जाएगा, ये बन जाएगा 60 into 60 into 10 to the power 3, 60 into 60 is equal to 3600 into 10 to the power of 3, और यूनिट क्या आ जाएगी जूल। कंफ्यूजन मत रखना, एक बात सुनो, अगर डेसिमल यहाँ कहीं नहीं तो सबसे लास्ट में डेसिमल माना जा सकता है। आप डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस शिफ्ट करोगे बन जाएगा 3.6 into 10 to the power of 1 2 3 3 3 6 in terms of जूल। ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, 1 किलोवाट आवर और 1 किलोवाट दोनों में खास डिफरेंस क्या है? पकड़े ध्यान से, 1 किलोवाट क्या है? 1 किलोवाट क्या है? चल बेटा सुनो, तो 1 किलोवाट क्या है? पावर का बड़ा यूनिट है। 1 किलोवाट आवर क्या है? ये एनर्जी का बड़ा यूनिट है, क्योंकि जूल किसकी एनर्जी का रिप्रेजेंट करता है? किसकी यूनिट है जूल? एनर्जी की। ये टाइप ऑफ एनर्जी है, एक टाइप ऑफ पावर है। आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जनरेट करते हैं, जितने भी कॉमर्शियल बिल जनरेट होते हैं, वो सब 1 किलोवाट आवर के टर्म्स में जनरेट होते हैं, और 1 किलोवाट आवर को ही इलेक्ट्रिक यूनिट के तौर पर इसे यूनिट कहा जाता है। कितने यूनिट का बिल है? 8 यूनिट का, 20 यूनिट का। तो यूनिट्स का मतलब वहां एनर्जी कंजम्पशन से होता है। आपका इलेक्ट्रिकल मीटर एनर्जी कंजम्पशन मापता है कि गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में से आपने एनर्जी में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, उसका मेजर बड़े पैमाने पर जब करते हैं तो किलोवाट आवर के टर्म्स में होगा, इसे हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। मेरे और तो नहीं, और आगे बढ़ते हैं, सुनते चलना। पावर को रिप्रेजेंट करने का और भी यूनिट है, जैसे हार्स पावर 1 HP। तो इंजन कह सकते हो, मोटर्स कह सकते हो, ट्रैक्टर इंजन कह सकते हो, गाड़ियों के इंजन, वो हार्स पावर के टर्म्स में डिफाइन होते थे। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। राइट? छोटा सा एक सवाल करते हैं, एक और बात, एक और बहुत बेसिक बात, पावर क्या है? वर्क विद रिस्पेक्ट टू काम कब होगा? जीरो। तो चाहे काम का रेट देखा जाए टाइम के साथ, चाहे एनर्जी चेंज का रेट देखा जाए टाइम के साथ, दोनों बातें एक जैसी। तो वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पावर है। और याद रखिएगा, और याद रखिएगा बेटा, और याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा खपत विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पावर है। अब एनर्जी कंजम्पशन के नाम पर कौन सी एनर्जी कंजम्पशन हो सकती है? काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अर्थात मैकेनिकल। प्रॉब्लम तो नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने ऐसा इंजन डिजाइन करना चाहते हैं, ऐसा इंजन डिजाइन करना चाहते हैं जो 2 काम करे। हमने क्या क्या काम करे? आप मेरे साथ पहला काम ये करे कि ये, और सिंपल एग्जांपल है, आप मेरे साथ पहला काम ये करे कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल पर एक पाइप निकला है, छोटा सा पाइप निकला है, इसकी फोटो बना दी। ये ग्राउंड लेवल पर पानी को, अंडरग्राउंड पानी को, जो कि लगभग 100 मीटर की गहराई है, उस पानी के पैकेट को या पानी का कंटीन्यूअस फ्लो कराए, पानी के पैकेट का कंटीन्यूअस फ्लो कराए। पानी लेके आए, और लेके आने के साथ साथ पानी को इजेक्ट भी कर दे, पानी को थ्रो भी कर दे। अच्छा, पानी थ्रो करो तो पानी को काइनेटिक एनर्जी दोगे, तो पानी को आप रफ्तार दीजिए, पानी को वेलोसिटी दीजिए 10 मीटर पर सेकंड। और ध्यान समझना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब समझना क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन करा हमें एक ऐसा इंजन डिजाइन करना है, एक ऐसा इंजन डिजाइन करना है जो पानी का रेगुलर कंटीन्यूअस फ्लो कराता है। अच्छा, पानी लाने के इंजन को 2 काम करने पड़ेंगे। पहले अंडरग्राउंड पानी को हाइट देना, अर्थात इस पैकेट ऑफ वाटर, इस पैकेट ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना, इसकी पोजीशन में चेंज करना, यानी इसको mgh देना, और साथ ही साथ इसको थ्रो करना विद काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² देना। तो इंजन कितने काम परफॉर्म कर रहा है? 1 की 2? केवल पोटेंशियल में चेंज कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों में? क्या ये इंजन मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है? तो हमने आपसे कहा कि पावर का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम तभी होगा जब एनर्जी में, भाई काम और एनर्जी एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची है। काम तब कर पाओगे जब एनर्जी होगी, और एनर्जी में चेंज तब होगा जब काम करोगे। तो इसका मतलब काम की जगह आप चाहो तो एनर्जी कंजम्पशन लिख सकते हो। तो इस इंजन की पावर लिखने जा रहे हैं, तो इसकी पावर बोलो बेटा क्या लिखा जाए? पावर का ऑप्टिमम वन टाइम लिखेंगे, एनर्जी वन टाइम लिखेंगे, क्योंकि फोटो में हमको एनर्जी दिखाई देगी, कौन सी? पोटेंशियल और काइनेटिक। तो लिखने जा रहे हैं पावर बराबर मैकेनिकल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैकेनिकल कितने पार्ट? 2 पार्ट, पोटेंशियल और काइनेटिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, अब जरा सुनते चलना बेटा। आपने कहा सर इतनी देर में कितना काम करना ये आवश्यक नहीं है, इंजन ऐसे डिजाइन करो, इंजन ऐसे डिजाइन करो, ये इंजन 10 kg ऑफ वाटर प्रति सेकंड फेंकता है। तो ध्यान समझना क्या बनने वाला है, क्या बनता है? 10 kg ऑफ वाटर प्रति सेकंड 100 मीटर गहराई से
से ऊपर लेके आए और 10 की वेलोसिटी से फेंक दे, फिर लेके आए फिर 10 की, हर सेकंड इतना काम करता है। पता लगाओ क्या किया, ये है मास, मास ये क्या है, टाइम, इट इज मास अपॉन टाइम। क्या ये ऊपर जुगाड़ करते हैं। पावर का बेसिक फॉर्मूला सुनना बहुत ध्यान से, दी गई जानकारी को हम अपनी नॉलेज से एसोसिएट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ये कह रहा और जो मुझे पता है दोनों को जोड़ दे, सब खत्म। तो पावर का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर का मतलब मैकेनिकल मतलब हो गया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक विद टाइम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का जान नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मामला चल रहा है, कौन सा स्प्रिंग चल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh प्लस काइनेटिक का जनरल फॉर्मूला half of mv स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इसमें से मास बाहर निकल सकता है, मास बाहर निकाल दो तो क्या m बाहर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाहर आएगा, तब मेरे अंदर क्या बचेगा, g मल्टीप्लाई बाय h प्लस half of v स्क्वायर। इसमें से तुम्हें कौन सी जानकारी दी गई है, क्या तुम्हें m by t दिया है, ये मास दिया है, टाइम दिया है, पर सेकंड इतना मास चाहिए, इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ m by t। वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा, वैल्यू प्लेस करते हैं, पावर बराबर पावर मास अपॉन टाइम कितना 10 पर सेकंड, तो लिख दे बेटा 10 kg पर सेकंड। डब्बे कितना जो बेटा g कितना 10, हाइट कितनी, कितनी हाइट कितना मीटर बनाना 100 मीटर, 100 मीटर प्लस v स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर कितनी वेलोसिटी ऑफर करनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 अपॉन 2। लेट्स डू काटा बीटी 10, डब्बे कितना कितना बचा, ये कितना बना बेटा 1000 प्लस ये कितना बना 100 का आधा 50, डब्बे कितना कितना बना 1000 100 ये बन जाएगा 1050 1050 मल्टीप्लिकेशन करो तो बन जाएगा 10500 इन टर्म्स ऑफ वॉट। अगर आपने एनर्जी जूल्स में और टाइम सेकंड में लिया तो जूल पर सेकंड बनेगा, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कह सकते हैं वॉट, ये वॉट आ गया। अच्छा उसे किलो वॉट में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे आप डेसिमल को 1 2 3 प्लेस कर दो तो बन जाएगा 10.5 into 10 की पावर 3 वॉट और 10 की पावर 3 वॉट क्या बन जाएगी किलोवाट। तो पावर रिक्वायर्ड ऑफ इंजन इज 10.5 इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। नोट कर लीजिए, पहले लाइन लिखिए, जल्दी से लाइन लिखिए। पावर इज डिफाइंड एज, फटाफट लिखो बेटा, एक लाइन केवल लिखनी बस, इसके बाद बाकी सारी वर्ड की बातें। Power is defined as rate of doing work with respect to time. Power is defined as rate of doing work with respect to time. Power is defined as rate of doing work with respect to time. Power is defined as rate of doing work with respect to time. Comma करके लिख दो, work can be replaced by energy consumption. Work can be, इतना आंसर लिखना बेटा। Power is defined as rate of doing work with respect to time. Work can be replaced by energy consumption. Work can be replaced by energy consumption. Power is defined as rate of doing work with respect to time. Power को rate of doing work with respect to time कहा जा सकता है और वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं किससे बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन से। जल्दी से नोट करें, 2 मिनट का समय आपके पास। अच्छा, इंजन हमेशा इतना ही एफिशिएंट रहे, आवश्यकता ऐसी नहीं होती, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो आप एफिशिएंसी के लिए क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा सा इंस्टेंट पावर पे नजर डालें। इंस्टेंट पावर, चलो भाई सभी की निगाह बोर्ड पर हो। इंस्टेंट पावर का मतलब होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल की पावर। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये कि पावर का जनरल फार्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ये टाइम की लिमिट बहुत छोटी हो तो लिखते हैं इसको मैथमेटिकली ऐसे कि t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसका मतलब है मैथमेटिकल शर्त लिखी है, ये कहता है कि समय कितना छोटा हो, ये क्षण भर का ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे केस में जो W/T यानी डेल्टा W/Δt होगा उसे हम लोग dW/dt ऐसे, राइट। ये मामला एवरेज है, ये मामला इंस्टेंट है। बस इसको समझना था, नोट नहीं करना, सब कहानी नोट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जरा देखिए इसका इंपॉर्टेंस कहां समझना। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है m मास का जो x एक्सिस में प्लेस है और इस पर कोई मशीन है काम कर रही है।
और मशीन इस पर जो काम कर रही है कुछ पी पावर ऑफर कर रही है, और इस पर जो काम हो रहा है जिसका वर्क डन है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। फॉर एग्जांपल 2t² प्लस 3t प्लस का 5। हमसे कह रहा t इज इक्वल टू, अच्छा अलग अलग टाइम में अलग अलग पावर ऑफर होगी, तो कैसे बताओ, क्या t बदलेगा तो w बदलेगा? तो क्या हर इंस्टेंट पर एक जैसा काम होगा क्या अलग? तो पावर भी अलग करेंगे। अरे भाई कभी काम कम होगा तो कभी काम बढ़, भाई समय के बढ़ने के साथ साथ काम बढ़ेगा। तो मशीन अगर सेम पावर से काम करेगी काम नहीं चलेगा, काम बढ़ता जा रहा, लोड बढ़ रहा, आपको पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से, हम तो अपना तरीका चलेंगे, p बराबर, अरे भाई कॉमन सेंस कहता है कि सर t का फंक्शन है तो फंक्शन आते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, यहां जरूर डिफरेंशिएशन के, तो p बराबर डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। अब जरा डिफरेंशिएशन करके चलो क्या लिखा है, पढ़िए तो क्या लिखा है, इंस्टेंट पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा आप इसको मैथमेटिकली क्या बोलोगे, आप कर रहे हो w का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, तो d by dt ऑफ w बराबर कितना बेटा, w कॉपी करो 2t², हां जी, प्लस का 3t और प्लस का 5। डिफरेंशिएशन बड़ा आसान काम, तो p बराबर 2t² का डिफरेंशिएशन करो 2 2 जा 4 इनटू t, पावर कोएफिशिएंट बनाया इंट्रोड्यूस कर दिया, प्लस 3 t की पावर कितनी 1 1 इनटू 3 कितना बन जाएगा 3, और t की पावर 1 में बन चला गया 0, तो 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो पावर इज इक्वल टू बेटा 4t प्लस 3। छोटी सी बात बताओ, बॉटम फिक्स था कि वेरिएबल था, t बदलेगा तो w भी बदलेगा, तो मशीन को भी क्या बदल के पावर लगानी पड़ेगी, पावर भी टाइम के साथ साथ वेरिएबल। बराबर तो नहीं, एक छोटी सी बात बस बता दो, हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें क्या दिया था w, क्या पता करना, क्या किया, डिफरेंशिएशन। उल्टा सोचो, सपोज करो आपको पावर दे, इसी मशीन की पावर 2t प्लस 3 है, और आपसे कहते हैं कितना काम करेगी, ये कितना वर्क डन करेगी विद इंटरवल ऑफ t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकंड तक। कोई मशीन अगर 2t प्लस 3 पावर ऑफर कर रही है तो 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना काम करेगी, जुगाड़ समझिए, दोनों का कॉमन जुगाड़ है। आप फार्मूला लिख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। फार्मूला लिखिए, p और w के बीच रिलेशन क्या है, p और w के बीच का रिलेशन क्या है, p इज इक्वल टू डेल्टा dw अपॉन dt। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so dw is equal to p multiplied by dt. What is this? Fraction of work in fraction of time. When power offered is p. What is p? What is dw is equal to p की जगह p ले लो 2t plus 3 into कितना dt। समझिए क्या दिया था, वो बोलते जाओ क्या चाहिए था, तो w को टाइम के साथ साथ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। अब p क्या दिया, क्या चाहिए, तो p को dt के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेट। अच्छा इंटीग्रेट करते वक्त आप चाहो तो फाइनाइट टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हो, जितने टाइम की चर्चा हो रही है, टाइम चर्चा में आ रहा 0 से 3 सेकंड, तो आप 0 से 3 मिनट क्या इंटीग्रेशन कर लोगे, ऐसा करने से w मिल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर वर्क डन दिया है पावर तक पहुंचना है तो कर लो डिफरेंशिएशन, और अगर पावर दिया है वर्क डन तक पहुंचना है तो कर लो इंटीग्रेशन। उल्टा सीधा खेल लोगे, नोट करें, सेम फार्मूला, जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल आप करें। अगर वर्क डन दिया है तो डिफरेंशिएट कर लो, पावर मिल जाएगी। पावर दिया है t के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, वर्क डन मिल जाएगा, राइट। अच्छा इंटीग्रेशन कर लो, यस सर, t की पावर 1 का t की पावर 2 अपॉन 2 से 2 3, यहाँ t है ही नहीं, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहां से कहां, 0 से पहले रखोगे बीच में माइनस, फिर अब जो आर्टिकल बनने जा रहा बेसिक आर्टिकल, उससे 3-4 वैरायटी ऑफ सवाल लिख देगा, सीधे सीधे सुनते जाना। चलो बेटा प्लीज बातें नहीं, क्या की बात नोट हो गई, कोई बच्चा ऐसा जो नोट कर रहा हो हाथ उठा दिया, तुरंत हाथ उठा, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा कैसे होता है डिस्कशन किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे, और इंस्टेंट होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब dt। तो जब भी इंस्टेंट की बात करें आप t के बारे में सोचना, जब भी एवरेज की बात करें आप डेल्टा के बारे में सोचना, राइट। चलो भाई अब चले बेटा, कोई ऐसा नोट कर रहा है दीदी, चलो आते हैं। पावर का बेसिक फार्मूला बोलते जाओ बेटा, पावर का बेसिक फार्मूला dw अपॉन dt। पढ़ते चलो उसको, पढ़ो। w का बेसिक फार्मूला क्या होता है, w मतलब बंडल बराबर f of d cos थीटा।
सो देखा अरे dw क्या होता है? FD cos थीटा नहीं F into dx होता है। अच्छा F into dx लिखना ही सही है कि F into dx into cos थीटा भी लिखना चाहिए? लिखना तो चाहिए क्योंकि वेक्टर इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डॉट पे cos थीटा आता है। क्या मेरा समझ में आया? बताओ dw अच्छा cos में w होता तो w बराबर FD cos थीटा क्योंकि यहाँ कौन है? dw यहाँ भी F into dx cos थीटा F into dx cos थीटा कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स लगाया लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का वक्तव्य भी छोटा सा अपॉन dt what is this rate of change of position with respect to time ये वेलोसिटी बताओ ये d वाला मामला है कि डेल्टा वाला तो एवरेज आएगा कि इंस्टेंट आएगा इंस्टेंट वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी अगर इंस्टेंट होगी तो इसका मतलब पावर भी इंस्टेंट होगी तो इंस्टेंट पावर लिखने का कौन तरीका is equal to f constant velocity constant into cos of theta ज्ञात करो a dot d बराबर ab cos theta तो ab cos theta बराबर a dot b तो fb cos theta बराबर f dot b power instant is equal to f vector dot b vector नोट करते चलिए अब देखिए सुनो अब ध्यान से कहती बातें समझिए वक्र दिया जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो अगर पावर दे दी जाए वक्र का कौन सा पावर को डिटेल में इंटीग्रेट कर लो क्या एवरेज दे दिया जाए w पर टी कर लो इतना सारा काम कर सकते हो वक्र नहीं दिया तो वक्र की जगह में चेंज इन एनर्जी रख सकते हो एनर्जी में काइनेटिक हो सकती है पोटेंशियल हो सकती है दोनों में कुछ भी हो जाएगा कर लोगे वक्र का बेसिक सॉरी पावर का बेसिक यूनिट क्या बन जाएगा वाट बड़ा यूनिट क्या बन जाएगा किलोवाट आर वाट और किलोवाट में क्या डिफरेंस है किलोवाट पावर का यूनिट है अब किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट है चलो इतनी बातें लोग तैयार हैं अब जा रहे हैं कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करने अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे ईक्वल चाहे इमेज हो कि हमारे पास अगर एक ऐसी मशीन है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर सकती है कैसा पावर कांस्टेंट पावर डिलीवर कर सकती है तो उसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या संबंध है उसकी पोजीशन का टाइम के साथ संबंध है तो हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एनी कांस्टेंट पावर मशीन अचानक कर सकते चला सकते हैं फॉर एनी कांस्टेंट सवाल देख के अटैक करो तो उस पर एनी कांस्टेंट पावर डिलीवरी मशीन एक ऐसी मशीन जिसने कसम खा रखी है 10 वाट से ज्यादा पावर नहीं देगी तो क्या उससे ज्यादा काम करो चाहे कम मशीन जो कांस्टेंट पावर डिलीवर करने वाली उसका पीछे नहीं होगा राइट चलो पहला देखा देखो जब कहां तक पहुंचते हैं तब पहुंचना पे तक दो तो मैं कसम लिखोगे नहीं पहला दी पावर लगाओ मामला इंस्टेंट कैसा था मामला इंस्टेंट का p बराबर और बड़ा बहुत p बराबर f v cos of theta हम रिलेशन पता करना चाहते हैं टाइम वेलोसिटी का पोजीशन टाइम का वेलोसिटी पोजीशन का ऐसा कुछ आपस में रिलेशन निकालेंगे कि अगर मशीन सवालों को समझ लीजिए अगर मशीन कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में कैसे परिवर्तन होगा टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन धीमे धीमे बढ़ेगी कि तेजी तेजी बढ़ेगी इस बातें देखनी है तो p बराबर f cos थीटा जब रिलेशन पता करने की दरअसल हम प्रोपोर्शनलिटी या रिलेशन पता करेंगे तो हम cos थीटा इग्नोर कर सकते हैं पूछो क्यों हमें मान के चलना है हमें मान के चलना है मान के कि जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ वेलोसिटी डेवलप हो रही है तो आप चाहो तो जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के और पैरेलल के बीच में कोई एंगल नहीं बनता मतलब थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0 तो cos 0 कितना 1 चाहो से हटा सकते हो जल्दी ऐसा इस्तेमाल करेगा ठीक कभी-कभी रिलेशन टाइप वाला फंक्शन होगा तो पावर की जगह लिख दिया पावर है कैसा ध्यान देना पावर कैसा है कांस्टेंट को लिख दे रहा बेटा p इज कांस्टेंट अलग से लिख देना ताकि तुम बार-बार याद रखो ठीक चलो तो p बराबर f क्या होगा फोर्स बराबर बेसिक पे जाओ फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और तोड़ो पावर कैसा कांस्टेंट मास भी कैसा कांस्टेंट यानी जिस बॉडी पर काम कर रहे हो उसको तुमने सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्टेड चीजों के मास फिक्स रहेंगे राइट तो पावर फिक्स है मास भी फिक्स है एक्सेलरेशन की जगह क्या सकते हो और तो एक्सेलरेशन एक्चुअली जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाएगा एक्सेलरेशन को इसको लिखना है dv/dt मल्टीप्लाई बाय v
लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसे उठाकर इधर फेंक दो। अच्छा पढ़ना ध्यान से, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाय dt। m को नीचे फेंक दो या m नीचे आ जाएगा, इधर बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाय d। सही से लिख दिया, इसे ऐसे m नीचे dt ऊपर, राइट। ये कैसा, ये कैसा, ये वेरिएबल है, ये क्या करते हैं देखना, जो बनेगा तुम्हें बताएगा। देखो पावर कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई रोल बाहर कर दो, इनको बाहर कर दो नालायकों को। तो b बाहर हो गया और f बाहर हो गया, बचा क्या बेटा। एक काम करें, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ v into d, राइट, इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, p अपॉन m बाहर कर दो तो बनेगा p अपॉन m, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच जाएगा dt। इंटीग्रेशन करना आता है, आंसर बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, आंसर बोलिए बेटा। अरे x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, आंसर बन जाएगा x की पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाओगे, क्या ये नीचे कॉपी कर दोगे तो x की पावर 2/2 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर x dx का इंटीग्रेशन x² 2 है तो क्या b dv का इंटीग्रेशन v² 2 कितना बन जाएगा, v²/2 is equal to the बेटा p कैसा कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt। अरे कॉमन सेंस कहता है dt घटा करो तो t बन जाएगा। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो तो v² बराबर 2p अपॉन m मल्टीप्लाई बाय d, 2 ऊपर m नीचे, देखो ध्यान से स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा। आंसर देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कौन फंसेगा, 2 into p अपॉन m, और tv का रूट में आ जाएगा। रूट का कर दिया, एक साथ लिख सकते हो, तुम चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, देखना जरा क्या बनेगा एक बार बताना। v is equal to बोला अंडर रूट के अंदर 2pt अपॉन m, प्रोपोर्शनलिटी बताओ, प्रोपोर्शनलिटी मतलब रिलेशन बताइए केवल b और t का। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि v is proportional to t की अंडर रूट t, क्या अंडर रूट t का मतलब t की पावर हाफ होगा। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है पर एनी मशीन which is delivering constant power, एक मशीन है जिसने कसम गाड़ी को कांस्टेंट पावर ही देगी, उसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ संबंध क्या है, उसकी वेलोसिटी की 1 पावर टाइम की हाफ पावर पर डिपेंड करेगी। ऑप्शन दिया क्या मेरा समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मशीन तो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है, क्या कर रही, कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है, उसकी पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन बताओ, क्या कहना है, पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन बताओ। और पता कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, इधर देखिए क्या पता कर लेते, टारगेट क्या, यहां टारगेट क्या था, v का t के साथ रिलेशन। अब की बात रिलेशन क्या है, s का t के साथ रिलेशन। अब जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करें, चलो कोशिश करते हैं। s कहां से मिले, जितना पता कर लिया बस उसी के आगे बढ़ जाओ। क्या पता कर लिया, v प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, v कॉपी कर, इसी को आगे बढ़ा दो, v की जगह ds अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, जितना आंसर है उसी को आगे वेरी फॉरवर्ड कर दिया, अगला सवाल पढ़ गया। ठीक, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोपोर्शनलिटी लगेगा ना, तो ds प्रोपोर्शनल टू कौन सा बेटा, t की पावर हाफ इनटू dt। ये ds है, हमें s चाहिए, इंटीग्रेट s का ds का इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ है, हाफ में 1 बढ़ा दो तो आधे में 1 बढ़ाओगे 1.5, ये बन जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, चेक करो जरा प्रोपोर्शनलिटी क्या है, s की 1 पावर प्रोपोर्शनल है t की पावर 3/2 की, तो रिलेशन तो बातें तीसरी बात पकड़ो, तीसरी बात पकड़ ली, सवाल खत्म, सब सवाल खत्म, समझ ना। अच्छा पावर कैसा था, सभी का समझ चाहिए, पावर कैसा, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन कितना है, v प्रोपोर्शनल टू t की पावर। अच्छा भाई यहाँ पोजीशन आ गई, पोजीशन प्रोपोर्शनल टू t की पावर। अच्छा बताओ, एक काम कर ले, इन दोनों बातों को कोऑर्डिनेट करो। इस देखो v का t से रिलेशन, सुनना s का t से रिलेशन, तो s और v का आपस में भी तो रिलेशन होगा, यही कांस्टेंट डिलीवरिंग पावर के लिए, तो s का v के साथ रिलेशन निकालना, ऐसे जुगाड़ करें। यहाँ t पावर कितनी है, यहाँ कितनी, अगर इधर क्यूब कर दे तो क्या यहाँ 3 पावर, यहाँ भी 3 पावर आएगी, क्या इधर t की पावर 3/2 बन सकती है, तो ये भी t की पावर 3/2 लिखी है, तो क्या ये टर्म एक कैसे हो जाएंगे, तो एक टर्म का कंपैरिजन पॉसिबल है, तो हम डायरेक्ट इस वाले टर्म का क्यूब करके करो, क्या बनेगा
v proportional to t की पावर हाफ में हम दोनों तरफ क्यूब, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, मतलब न्यूमरेटर में 3 नंबर आते हैं। इतना हो गया। चलिए इक्वेशन कॉपी करो भैया। इसमें दोनों तरफ अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, नया रिलेशन ये बनके तैयार, और ये रिलेशन पहले से तैयार है। वो क्या है? s proportional to t की पावर, ये कौन? t की पावर 3/2, ये भी कौन? अगर ये पक्ष एक जैसे तो क्या ये भी एक जैसे होंगे? तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा s की पावर प्रोपोर्शनल है t की 3। सारे सवाल कर नोट कर। इतना 3 सवाल करो करो। 3 सवाल है, पकड़ो पहले। किसके लिए सवाल है? किसी कांस्टेंट पावर के लिए। वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या है? v proportional to t की पावर हाफ। पोजीशन टाइम का रिलेशन क्या है? s proportional t की पावर 3/2। s और v का रिलेशन क्या है? s की पावर v की 3 पावर प्रोपोर्शनल। नोट कर। 3 अलग-अलग पार्ट्स। जितना सवाल पूछे आप उतना आंसर देना। सब पूछे सब आंसर दे देना। अगला क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन लिखिए। In given arrangement of mass placed on inclined plane, ध्यान से, in given arrangement of mass placed in inclined plane, I repeat, first of all, in given arrangement of mass placed in inclined plane, find power delivered by, अच्छा सवाल है, in given arrangement of mass placed on inclined plane, find power delivered by force delivered by पुलिंग फोर्स है। फोर्स लिखते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो पुलिंग। पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय पुलिंग फोर्स, ए पार्ट इन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, इन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, बी पार्ट एट t is equal to 5 सेकंड। जो अच्छे बच्चे हम लोगों ने इस बात को पकड़ लिया होगा कि 2 सवालों में डिफरेंस है। पढ़ में ये बात ना? अच्छा ये क्या है? इंटरवल ऑफ, ये एवरेज पावर, ये टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होगा। ये इंस्टेंट है, 1 बराबर 5 सेकंड, राइट? पढ़ देखिए। ये लाइन प्लेन क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस से 37 डिग्री पर लाइन बेटा, 37 डिग्री, राइट? इस पर एक ब्लॉक रखा है, ये रखा ब्लॉक, ये ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का मास 3 kg है। ब्लॉक का मास 3 kg। अरे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छा सवाल है, पता है? इतना शानदार सवाल है कि तुम्हारी एफपीडी भी डिस्कस करेगा ये। एफपीडी के साथ साथ नेट फोर्स निकालना सीखोगे, फिर भगदड़ निकालो, कई सारे छोटे छोटे सवाल इसमें। एक और बात बता दें आपसे कि स्मूथ सरफेस या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, रफनेस है ही। क्वेश्चन समझ में आया? चल, बॉडी 3 किलो की जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर इंक्लाइंड किसी प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, इसे कोई फोर्स ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ये रहा, ये फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है। इसी पुलिंग फोर्स का पावर बताना है। भाई फोर्स लगाएगा कोई एजेंट, तो फोर्स की पावर कह लो या एजेंट की पावर कह लो, एक ही बात चीज है। फोर्स एक एफर्ट है, एफर्ट लगाता है ऐसा कोई एजेंट, तो कोई एजेंट कोई फील्ड है जिस प्रकार से काम कर रही है, खींचने का काम कर रही है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 37 डिग्री इंक्लिनेशन पर, और ये इंक्लिनेशन ऐसा है कि स्मूथ है। यहाँ फ्रिक्शन के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, राइट? तैयार है? चले चलो, पहला काम जुगाड़। जो पूछा गया वहां से शुरू करो।
सवाल तक पहुंचने का तरीका क्या है? सवाल क्या क्या है, पढ़ लिया करो। सवाल क्या है, आप इसकी पावर बताइए कब? एट इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। तो पावर का जनरल फार्मूला जितना पूछा मैं उतना सोचो, क्या कह रहा है पावर का जनरल फार्मूला। चलो भाई, ए पार्ट पावर का फार्मूला क्या होता है बेटा? नहीं होता है w अपॉन t कह लो, डेल्टा w अपॉन डेल्टा t कह लो, या फिर dw अपॉन dt कह लो। सारी बातें कैसी हैं? अच्छा, dw अपॉन dt तो इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट किसी क्षण की बात होती है, जैसे 5वें सेकंड पर ये इंस्टेंट की बात कर रहा, लेकिन ये 5 सेकंड के अंदर की बात कर रहा। इस टॉपिक अबाउट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये एवरेज बात कर रहा। तो एवरेज बात भी हम लिख देंगे, एवरेज पावर बराबर बेटा डेल्टा w अपॉन। अच्छा एक बात और बेटा, बात को ऐसा कुछ नहीं होता, सोच होती है। ऊपर लिखा है एक्चुअली वेक्टर, क्या लिखा है? वेक्टर। हम तो बना लेंगे, अब तो भी फार्मूला बनाएंगे, हमको इंटरवल का फार्मूला बनाना। वेक्टर नीचे क्या लिखा है? इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। समझने का तरीका सर, आप और आसान भाषा में समझ सके इसके अंदर क्या काम राइट। अच्छा वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, तो पावर एवरेज बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन जो भी टाइम लगा। देखो सही लिख रहा है, देखो सही लिख रहा है, अपने ध्यान देना राइट। अच्छा फोर्स कितना लगता है? फोर्स कितना लगता है? अरे भैया फोर्स सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा बताइए ये फोर्स क्या क्या कर रहा था, कितनी रिस्पांसिबिलिटी दिखा देगा, कितनी रिस्पांसिबिलिटी थी। बॉडी का वजन कहां काम करेगा, कितना काम करेगा? 3g का मतलब क्या 30 होता है, 3 रहेगा तो g कितना हो जाएगा 10, तो 30 न्यूटन से नीचे कर देगा। और ये नीचे कर देगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? हेलो 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 पकड़ो बात को, ये स्टेटमेंट पहली बार बोलना है। चाहे फोर्स टेढ़ा लगे और चाहे सरफेस टेढ़ी हो, दोनों में दिक्कत है, कंफर्ट दोनों में करने पड़ेगा। तब की कौन टेढ़ा है? नहीं किसी को कहते हो फोर्स तो ठीक है वर्टिकल लग रहा है, लेकिन सरफेस टेढ़ी है, हम ऐसे कंफर्ट निकल लेंगे। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 37 है तो क्या ये भी 37 हो जाएगा? ये आप करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री की बहुत पहले बता चुके हैं। तो 30 का ये कौन बन जाएगा? 30 का cos थीटा, तो ये 30 का sin थीटा, sin थीटा की जगह 37, यानी ये 30 तो ये 37 तो 37, ये 30 का cos 37 और 30 का sin 37। हेल्प कर दे तुम्हारी थोड़ी सी मदद करेंगे तो जरा सी चिन्ह जैसी। इट इज 37 डिग्री, इट इज 37 डिग्री, इट इज 53 डिग्री and it is 90 degree. It's a special kind of triangle. You are supposed to learn it. उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद रखें। यदि यह 53 है तो यह 3 होगा, यह 5 होगा, यदि यह 5 है, यह 3 है तो यह 4 होगा। तो sin 37 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अर्थात 3/5। और इसी प्रकार से अगर जरूरत पड़ेगी तो cos 37 बराबर आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4/5। बोलो भाई कुछ समस्या हेल्प करिए, क्या क्वेश्चन है? अरे भाई चर्चा करते चलो, चर्चा करते कर दो, पहले तक तो तुम्हें कसम है नोट नहीं करोगे। नीट की कसम है, नीट की अगर नोट किया सोच रहे तो क्या होगा, समझ गए? कल लोगों ने हमें कसम दे दी, हमने अपनी कसम दी, हमने कहा अपनी कसम, हमारी कसम। और कुछ नालायक थे वो नोट कर रहे हैं, बेंच के नीचे छुप के नोट कर रहे हैं। गलत तरीका, टीचर की कसम का मतलब टीचर की जान रख रहे हैं। और ये भैया हमारी कसम मतलब हमारी जान रख रहे हैं, ध्यान से ये हमारी कसम नहीं, हड्डी कसम, हड्डी कहाँ से आती है? ठीक बात है। ये सुनो वर्कआउट टॉपिक से बात चल रही है, तो हम पावर डिस्कस कर रहे थे। पावर का मतलब होता है वेक्टर, यानी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेक्टर का मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा अपॉन टाइम। फोर्स निकालने जा रहे हैं, फोर्स पता नहीं कुछ क्यों, क्योंकि ये फोर्स कई सारे काम कर रहा है, हमको फोर्स का एग्जैक्ट आईडिया नहीं है। भाई हमको क्या चाहिए? हमको पावर चाहिए, तो फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम दिया है, cos थीटा भी पता है। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही तो जाना, तो फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों के बीच एंगल 0, और cos 0 कितना बन जाएगा 1। तो आई थिंक ये बन गया, पता है ये 5 सेकंड पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, जुगाड़ करते हैं। अच्छा भाई एक काम कर ले, 30 का cos 30 का sin, इस फोर्स की जिम्मेदारियां देखते हैं। ध्यान से देखो, ये 30 का cos 30 क्या कर रहा है? ये कर रहा है पैसिव एक्शन, इसे मिलेगा नॉर्मल, ये मामला तो बैलेंस हो जाएगा, इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं, चर्चा इसकी करनी पड़ेगी। अच्छा इसमें आगे कौन लग रहा है? बोलो F, पीछे कौन लग रहा है? 30 का sin 37। तो बॉडी पर एक फोर्स, किधर फोर्स? along surface, जिधर मोशन हो रहा है उसी पर नजर रखना, केवल उद्देश्य मतलब रखना जितनी जरूरत है। तो ध्यान से देखो along surface क्या दो फोर्स लग रहे हैं, एक आगे एक पीछे, तो क्या नेट फोर्स सोचना पड़ेगा।
नेट फोर्स बराबर लगता है, दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में जो तो अपोजिट है तो बता दो, तो नेट फोर्स हम लिखने जा रहे हैं पूरा डालना, बेसिक थ्योरम वाला फार्मूला F नेट बराबर NA, F नेट का मतलब आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे कौन है F पुलिंग माइनस पीछे कौन है 30 का sin 37, तो 30 है बेटा, sin 37 कितना होता है 3/5, 5 से काटो 5, 5 1 के 5 छक्का 30, 6 दिया 18 बराबर मास कितना है F नेट बराबर NA में मास कितना है 3, और इसका एक्सेलरेशन होगा कितना दे दिया, ये दिया गया, इस सवाल में दिया गया, तो ये कितना देगा 18, 3 दूनी 6, 18 6, तो F पुलिंग बराबर बराबर 24 न्यूटन। अरे कितनी बढ़िया बात, कितनी शानदार बात है, F पता चल गया, एक एक करके डेटा पता चला। चाहिए क्या था, हेलो क्या चाहिए था, अरे सो है पावर, क्या फोर्स पता चल गया, क्या cos थीटा पता चल गया, cos थीटा कितना cos 0, tan कितना 5, अभी कुछ मिसिंग, क्या पता है S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, S क्या है कहां से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता, तो इतनी रफ्तार से इतने समय तक चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम लगा देते, लेकिन ये कांस्टेंट मोशन नहीं है, तो एक्सेलरेटेड, पर एक्सेलरेटेड मोशन आते ही हमारे दिमाग में तीन फार्मूले आते हैं, d बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस v स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, क्या आपको s पता करना है, लगा दो फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, मोशन स्टार्ट हुआ है s से, तो करना शुरू किया इसने, बोला s बराबर ut वाला पार्ट है, अगर रेस्ट से पुलिंग फोर्स ने स्टार्ट किया तो u 0 हो जाएगा, u 0 तो पूरा टर्म 0 प्लस हाफ की जगह हाफ एक्सेलरेशन की जगह पर 2, और कितने टाइम की बात है 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, 2 से 2 खत्म, s बराबर कितना आ गया 25 मीटर, क्या सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, लेट्स पुट हियर फॉर पावर एवरेज बराबर, ओके जाना बेटा, फोर्स कितना लगता रहा 24 न्यूटन का लगातार फोर्स लगता रहा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका 25, cos 0 कितना 1, ये सब काम कितनी देर में हुआ 5 सेकंड, 5 1 के 5 5 बचे 25, 24 बचे 120, पावर है तो किस में आएगी वॉट, कितने लोग आंसर ही है, शाबाश बढ़िया, आइए नहीं बात, एक मिनट हम तब तक नोट कर रहे क्या, हमें क्या नीट कसम थी, हमारी कसम थी, नीट की कसम है, नीट की नोट ना करना, बी पार्ट आओ, अच्छा बताओ ए पार्ट बी पार्ट में क्या फर्क है, ए पार्ट 5 सेकंड की पता नहीं, अरे सर इसमें मेंटेन रखो भाई, हंसी मजाक अलग चीज है, कि जो पहला पार्ट था वो इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्कशन था, दूसरा पार्ट इंस्टेंट ऑफ 25 सेकंड की बात है, 5वें सेकंड की बात है, तो इंस्टेंट पावर का मतलब होता है क्या, V बराबर F V cos, अरे एक ही बात बेटा, तुम्हें अगर ये आता है तो बड़ा ही बड़ी है, आप भी अच्छे दोनों अच्छे, P बराबर TW पर ठीक है बताओ, आप गलत नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, आपने कहा सर इंस्टेंट का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है D वाला, जो DW पर, लेकिन वक्त का आइडिया थोड़ी है हमको, हम वो जुगाड़ कर सकता है, इसका जुगाड़, अरे ये भी फार्मूला, और देखिए कौन आसानी से हो जाएगा, क्या 5वें सेकंड में कितना काम हो रहा था इसका आइडिया है, नहीं 5 सेकंड में कितना हुआ, वो मिल गया W बराबर F D cos थीटा, 5वें सेकंड की वेलोसिटी मिल सकती है, देखो जुगाड़ करते हैं, अभी खतरनाक जुगाड़ करते हैं, शुरुआत कहां से रेस्ट से, सुनते चलो, शुरुआत कहां से रेस्ट से, एक्सेलरेशन कितना, क्या एक्सेलरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर सेकंड बढ़ रही है, अरे यार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तभी से लिखोगे, क्या 2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, हमने सेकंड स्क्वायर को तोड़ दिया सेकंड में, ये बन गया एक्सेलरेशन का मतलब होता है प्रति सेकंड बढ़ने वाली वेलोसिटी, रफ्तार शुरू कितनी, 1 सेकंड बाद कितनी बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5वें सेकंड में 10, 5वें सेकंड में रफ्तार 10 होगी, तो पावर बराबर फोर्स की जगह, अबे वही अपना 24, वेलोसिटी कितनी 10, जिधर फोर्स उधरी वेलोसिटी, थीटा 0 cos 0 1, आंसर 200 in terms of what, अगर आपके मन में अभी भी संतुष्टि है तो आप इसकी नेक्स्ट फोटो सोच लीजिए, हेलो सुनते चलो बेटा, सुनते चलो, ये बच्चों को अगर संतोष नहीं हो चाहे तो D बराबर U प्लस AT, फोर्स वही लग रहा है बेटा, फोर्स वही लग रहा है, ये फोटो कब का, हेलो ये फोटो कब का, T बराबर 0 का, ये फोटो T बराबर होते जाओ 5 सेकंड का, तो T बराबर 5 सेकंड पर फोर्स तो वही लगेगा, संतुष्टि के समझ लो,
वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? शुरुआत में 0 था लेकिन एक्सीलरेटर ने वेलोसिटी बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी? v बराबर u प्लस, तो v बराबर u कितना? 0, a कितना? 2, और टाइम कितना लग गया? 5, 2 5 10। वही बात है ना, ओनली बातें नहीं, बिल्कुल साइलेंस के साथ चीजों को मजा लेते हुए पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अर्थ सरफेस रीचिंग टू द हाइट इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बिफोर टचिंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट कर दिया, अर्थ की सरफेस से। अच्छा, हम मान के चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल वे में प्रोजेक्ट किया, हमने अर्थ की सरफेस से ऐसे फेंक दिया और इतनी तेज फेंका कि वो अर्थ की रेडियस के बराबर 6400 किलोमीटर के आसपास हाइट पे चली, ऐसे चली ये, राइट। अच्छा भाई एक बार बताओ, आपने बहुत ध्यान सुनना, आपने जिस वक्त, आप हमको मैथमेटिकली बता सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। mg दिखा दें फोर्स की तरीके, और किसी टाइम इंटर पर वेलोसिटी दिखा दें और फिर f डॉट e लगा दें, लेकिन उसको आसान बनाना चाहते हैं। और ध्यान से देखो, जिस वक्त आपने फेंका, अगर इसका मास फेंकते वक्त वो पूरे बॉडी का मास की है, तो जिस वक्त आपने फेंका उसका वजन कहां की तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ कितना काम करेगा? राइट। आपने फेंका कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। आपने मान के चलो कि आपने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी। अच्छा, वेलोसिटी मान लो आपने किसी एंगल पर दी होती, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैंने ठीक वर्टिकली ऊपर फेंक है, तो दूसरा फोटो देख लो, ये अर्थ की सरफेस मतलब कौन सा लेवल बेटा? s बराबर 0। आपने बॉडी को कहां फेंका? ऊपर। अच्छा, बॉडी का वजन कहां लगेगा? नीचे। कितना वजन है? mg। ऊपर वेलोसिटी मान लो कितनी है? v, राइट। अब इस इंस्टेंट पर पावर कितना? बोल बताओ भैया, आराम। प्रोजेक्टाइल अभी अगर डिस्कस करते हैं, पहले मुझे बताओ ये कौन? अर्थ। ये अर्थ की सरफेस का लेवल कितना? 0। आपने अर्थ की सरफेस से किसी m मास के ब्लॉक को ठीक वर्टिकली ऊपर फेंक दिया, यू फेंक दिया, ऐसे फेंका, राइट। अच्छा, फेंकते वक्त उसका वजन कहां काम करना शुरू किया? आपने अपने हाथ से एफर्ट दे करके छोड़ दिया। आप खेल ग्रेविटी का देखिए, ग्रेविटी उस पर तुरंत कहां फोर्स लगाएगी? आपके हाथ से अलग होती ग्रेविटी ने फोर्स लगाया नीचे, बॉडी पे वेलोसिटी कहां की तरफ? ऊपर। फोर्स के नाम पर mg, वेलोसिटी के नाम पर v, और mg और v यानी फोर्स वेलोसिटी के बीच एंगल कितना? 180। तो आई थिंक हम फोर्स अगर डिस्कस करना चाहें तो इस इंस्टेंट पर जो पावर है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा। तो पावर बराबर है फोर्स के नाम पर कितना? mg, वेलोसिटी के नाम पर कितना? v, और cos थीटा कितना? और cos 90 कितना? -1। तो क्या माइनस में आ जाएगा? सो पावर एक्सर्टेड बाय अर्थ, सो ध्यान से, जिसका फोर्स उसी की पावर, फोर्स कौन लगा? अर्थ। पावर किसका? अर्थ। पावर एक्सर्टेड बाय अर्थ फोर्स। So power exerted by gravity is equal to minus का m into g into v। m कैसा? वेरिएबल की कांस्टेंट। g कैसा? गलत बात। अब अर्थ की हाइट तक जा रहा है, स्मॉल हाइट्स नहीं, अर्थ की हाइट तक। एक बात याद रखो, छोटी सी फोटो बता दूं तुम्हें, ये अर्थ है, अर्थ से किसी h हाइट तक जा रहे हैं। अरे अगर ये सिग्निफिकेंट हाइट है, पर्याप्त हाइट है, तो g की वैल्यू ऊपर जाने पर घटती है। कैसे घटती? एक्सप्रेशन बताते हैं, g डैश इज इक्वल टू, वैल्यू में चेंज होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर। हीट का बहुत फेवरेट सेक्शन है, बचपन से पढ़ाई ग्रेविटेशन, परेशान मत होना, लाजवाब तरीके से पढ़ाई, आनंददायक तरीके से। तो g ऊपर जाने पर g होगा चेंज, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट, वो जब का पूछ रहा है, ऊपर जाओगे तो हाइट, और हाइट डिनोमिनेटर में आ रही है, हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटी ऊपर जाने पर। कॉमन सेंस लगाओ, आप पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़ के जैसे ऊपर जाओगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ऊपर जाओगे तो जी डिक्रीज करेगा, पहली बात। और सुंदर लिख देते हैं थोड़ा समझाने के लिए, m बॉडी का मास है, g बॉडी पर काम करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऊपर जाओगे h बढ़ेगा, g घटेगा। अच्छा, आपने फेंका कहां की तरफ? ग्रेविटी कहां? ग्रेविटी कहां? अच्छा, ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का पर्पस होता है वेलोसिटी में चेंज करना। फेंका ऊपर, ग्रेविटी नीचे, सपोर्ट के फोर्स, वेलोसिटी बढ़ाएगी घटाएगी? तो वेलोसिटी करती है। मतलब जिस वक्त फेंका उस वक्त g सबसे बढ़िया, वेलोसिटी सबसे, और जिस वक्त फेंकोगे उस वक्त g भी सबसे अच्छा और v भी सबसे अच्छा। ऊपर जाते जाते g भी घटेगा, v भी, तो पावर घटेगी। तो पावर सबसे अच्छी कब? एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ये बात समझ पा रहे ना? तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इज मैक्सिमम।
नहीं उसमें दिया है, दोनों बातें होंगी। ऑप्शन पढ़ने क्या हमने पढ़ाई, ऑप्शन नहीं पढ़ा देख लेते हैं। A body is projected vertically from Earth's surface reaches the highest point equal to the radius of Earth before returning to the Earth. The power exerted by the gravitational forces at the highest point Samboni at just before the body hits the Earth. At the instant just after body is projected. आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक सुनो, दो बातें हो सकती हैं। ये मामला ठीक है, इसमें पावर कैसी? हाँ बिल्कुल है, मैक्सिमम है कि नेगेटिव। अब सुनो, बॉडी वापस आएगी, अरे यार वापस भी तो आएगी, तो एक फोटो फिर यहाँ बनेगी। जस्ट हिट करने के बाद बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली, एमजी कहाँ है? नीचे। वेलोसिटी भी कहाँ? अब दोनों फोर्स कितना? पावर कितने? पावर बराबर फोर्स के नाम पर वेलोसिटी के नाम पर, और दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0। पावर के हिसाब से mg हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, cos 0 की वैल्यू 1, ये प्लस में है, बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम अब होगी क्योंकि पॉजिटिव है, बस समझ गए ना? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आंसर सही है, लेकिन सही बात है कि जब बॉडी ऐसा दोनों ऑप्शन दे दिए उसने। अब याद रखोगे ये, अब सुनो बेटा, साइन का भी डिस्कशन है, तो इस वक्त पावर नेगेटिव, यहाँ पावर पॉजिटिव थी, ये मैक्सिमम है। जस्ट बिफोर हिट, just before it, just so please show एक पटेल समराइज कर दें, सवाल और सुंदर बना देते हैं ताकि याद रहे। अभी किसने फेंका? अब थोड़ा सा क्लियर भी होगा, हमें भी क्लियर हो गया। ये किसने फेंका? किसी एजेंट ने। तो एजेंट ने फेंकते वक्त मैक्सिमम पावर ऑफर करी, तो P max at the time of projection for agent। सुनते जाओ प्लीज, एक बार सुनो बेटा। एजेंट है, नीचे कौन है? नीचे कौन है? ग्रेविटी। सबसे मैक्सिमम पावर ग्रेविटी अब ऑफर करेगी, ये ग्रेविटी लाइन, ये पावर मैक्सिमम बाय ग्रेविटी। नोट कर, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन एजेंट अपना मैक्सिमम पावर ऑफर करके फेंकेगा और ग्रेविटी नीचे लाएगी, तो जब जैसे ही सरफेस को टच करेगी, अब फिर वही चीज तो लिखी थी हमने कि सरफेस को टच करते वक्त सरफेस पर ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम, ग्रेविटी मैक्सिमम और वेलोसिटी भी मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम। जैसे कॉमन सेंस देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, लो जैसे ऊपर जाएगा जी घटेगा, वी भी, तो पावर डिक्रीज करती चली जाएगी दोनों की, चाहे एजेंट हो और चाहे ग्रेविटी। इसी बॉडी को क्या नोट करना है? नोट कर लीजिए। mg नीचे, वेलोसिटी ऊपर, इंक्लाइन दोनों के बीच एंगल 180, पावर नेगेटिव। इसका मतलब इस वक्त ग्रेविटी की मैक्सिमम पावर नहीं, एजेंट की मैक्सिमम पावर है, ग्रेविटी की मिनिमम पावर। और जैसी बॉडी वापस आएगी तो इसे नीचे लाने, अब ग्रेविटी कहेगी हम पावर दिखा रहे हैं, हम पावर दिखा रहे हैं क्योंकि हमने काम किया, हम इसको नीचे लाए। तो ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी द्वारा जनरेट करी गई वेलोसिटी, तो ग्रेविटी का फोर्स भी मैक्सिमम नियर सरफेस, ग्रेविटी की वजह से बनी हुई वेलोसिटी भी मैक्सिमम नियर सरफेस, फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम बाय अर्थ ग्रेविटी। ऐसे लिखना, ये जो मामला हमने लिखा है ऊपर जाने के लिए, जैसे जैसे ऊपर जाए। एक और छोटा सवाल दिमाग में इसी चीज से स्प्राइट कर गया, इसी से स्पेकुलेट हुआ। सुनिए ध्यान से, प्रोजेक्शन देख रहे हैं। मान लीजिए कोई एम मास, प्लीज बड़ा मैं थोड़ा सुनते चलिए। एक एम मास है, नोट कर, जल्दी नोट करें। चलो, एक एम मास है, उसे हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर फेंका गया, ऐसे फेंक दिया। इसकी वेलोसिटी कितने कंपोनेंट? मान लीजिए आपने किसी की वेलोसिटी फेंका, तो जैसे फेंकोगे इंक्लिनेशन पर फेंका है, फिजिक्स कहती है कोई भी टेढ़ा दिखे उसके कर लो कंपोनेंट। हम कंपोनेंट कर जाते, b का एक कंपोनेंट b का cos और थीटा, b का दूसरा कंपोनेंट है b का sin और थीटा। कौन सा कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट होगा? कौन अनअफेक्टेड रहेगा? क्योंकि ग्रेविटी काम करेगी नीचे और ये वेलोसिटी कंपोनेंट है ग्रेविटी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चीजें आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, तो ग्रेविटी का इस पर कोई फर्क, तो ये रास्ते पर एज इट इज रहेगा। ये कितना अभी कितना रहेगा? v cos थीटा। अभी कितना रहेगा? v cos थीटा। अभी कितना रहेगा? v cos थीटा।
बोलो भाई, इतनी बात कॉमन सेंस वाली है। अच्छा आंसर देखिए, आंसर देखिए बेटा, व्हाट इज एवरेज पावर इन होल जर्नी? पी एवरेज इन होल जर्नी। बोलो बेटा, एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल, ऐसे लिख सकते हो, टोटल अपॉन टाइम टोटल। लेकिन तरीका तुम चाहो डेल्टा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात वही सी कि वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा बताओ, जहां से फेंका था उसी लेवल पे आके गिरे। पूरी यात्रा देखना, प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी, यहां जाकर के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0, फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो जिस लेवल से फेंका था उसी लेवल पर आ गया। बोलो कोई डाउट नहीं है? कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस क्या कह रहा है? वर्क डन अपॉन टाइम। कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? एक ही लोग काम कर रहे हैं। यहां से इसको फेंक दिया है, केवल ग्रेविटी काम कर रही है। कहां की तरफ? कहां से फेंका था? h बराबर, सुनते रहो, h बराबर, और कहां पे आके गिरी? h बराबर 0। तो क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? और डिस्प्लेसमेंट देखो तो वर्क डन भी, तो वर्क डन कितना? 0। तो पावर एवरेज कितनी? 0 बाई ग्रेविटी पावर 0। अच्छा सुनो, क्या कोई और इंस्टेंट है जहां पावर 0? सोच लीजिए, फोटो यही दिखाना था। तो हमने डेमो से फर्जी ड्रामा बना दिया। ये एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क का टोटल टाइम, टोटल वर्क का 0, क्योंकि जिस लेवल से चली उसी लेवल पर आगे नेट डिस्प्लेसमेंट 0, नो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन 0, पावर 0। कोई इंस्टेंट है क्या जहां पावर 0? कौन सा? एक इंस्टेंट है, हमें दिखाई दे रहा है। क्या कोई इंस्टेंट है जहां पावर 0 है? बोलो। मैं तुमसे कहूं एक ऐसा प्लीज सवाल अधूरा सवाल कंप्लीट करते हैं। पी इंस्टेंट 0 ग्रेविटी, ग्रेविटी का किस इंस्टेंट पर पावर 0? मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीवित है? v cos थीटा, जो कि कैसा काम कर रहा? इंक्लाइंड है कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस पॉइंट पर बॉडी का वेट तो लगा ना, कहां की तरफ? नीचे की तरफ। तो mg काम करेगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट काम करेगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। क्या ग्रेविटी से इफेक्ट होगा? कहां जा रहा? ऊपर। ग्रेविटी सपोर्ट के फोर्स बढ़ाएगी घटाएगी? वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी। कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम 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 यहां तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा घटते घटते कितना हो जाएगा? और उसी पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से मर जाएगा, एक कंपोनेंट बचेगा v का cos थीटा। तो v cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटी का फोर्स होगा वर्टिकल। दोनों के बीच एंगल कितना? 90। एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल एंगल कितना? 90। इस इंस्टेंट पर पावर बताओ कितनी? पावर इंस्टेंट, पावर एट दिस इंस्टेंट बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी। बोलो बेटा। अच्छा आपने कहा सर पावर का मतलब फार्मूला क्या होता है? पावर फार्मूला होता है F। अच्छा इंस्टेंट की बात हो रही, इंस्टेंट तो डेल्टा वाला कि v वाला? dw वन लगा लो, चाहे d वन लगा लो, तो f into v into cos of theta। और दोनों सुनो, f किसका? जिसकी बात हो रही, किसकी बात? ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना है? mg। वेलोसिटी के नाम पर कौन जीवित है? v का cos थीटा, जो भी है v cos थीटा। अब सुनो फर्क समझ लगा बेटा। ये फोर्स, ये वेलोसिटी, ये थीटा क्या? एंगल है। तीन समझो, ये थीटा क्या है? एंगल। किसके किसके बीच का? फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना? यहां कांस्टेंट। कंफ्यूज ना होना, कांस्टेंट कितना? 0। तो इस इंस्टेंट पर पावर कितनी? 0। मेरी बात समझ पाए ना? कुछ खास बातें। पावर के कई सारे फार्मूले। पावर का फार्मूला W/T भी सही है, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम भी सही है, dW/dt भी सही है, F into V into cos थीटा भी सही है। पावर किसका? जो फोर्स है जिसकी चर्चा है उसका। फ्रिक्शन का भी पावर हो सकता है, ग्रेविटी का भी पावर हो सकता है, एजेंट का भी पावर हो सकता है। इस फोटो में किसकी पावर डिस्कशन? ग्रेविटी। तो फोर्स भी किसका देखो? ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स इस इंस्टेंट पर कहां खड़ा था? नीचे। और वेलोसिटी कैसी थी? हॉरिजॉन्टल। दोनों के बीच एंगल 90। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में वैसे भी फोर्स में अगर cos थीटा रखोगे, थीटा 90, cos 90 0 हो जाए। ये बात समझ पाए ना? चलो नोट कर लें, नोट करें जल्दी से। डन? चलो नोट कर लें। 11 नंबर का ओनली आंसर बताएं बेटा। फार्मूला लिखा है 11 नंबर का आंसर, फार्मूला है
भैया फोर्स कितना लग रहा है F, वेलोसिटी कितनी तो दोनों के बीच एंगल कितना तो फोर्स पावर का इंस्टेंट फार्मूला ही क्या होता है F d cos थीटा। बारह नंबर क्या बारह नंबर हो जाएगा बेटा क्या W वाला फार्मूला की DW वाला फोर्स फिक्स है कि वेरिएबल तो W बराबर FD cos थीटा की DW बराबर FDX cos थीटा DW बराबर FDX cos थीटा की FDY cos थीटा क्योंकि जो फोर्स है वो y के टर्म्स में दिया यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो रहा करोगे। चलो भाई क्वेश्चन संख्या 30 बेटा अभी भी ईमानदारी से जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट लग रहा है हाथ उठा दो 12 नंबर देख लो भाई बात करा दिया अबे सॉरी चलो भाई 30 नंबर का एक आर्टिकल देख लो भाई फॉर एग्जांपल जल्दी अब कुछ सवाल बच गया डिस्कस करना 13 डिस्कस करना 17 डिस्कस करना 13 से संबंधित एक छोटा सा एग्जांपल बस मान लो 16 बेटा इधर देखिए x m हम बता दें जो फोर्स है वो न्यूटन के टर्म्स में है और x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा किसी पार्टिकल का फोर्स लगा करके x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कराया जा रहा और ये डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मीटर दोनों चीजों का वेरिएशन दिया गया एक्चुअली है क्या थोड़ा ड्रामा चल रहा ये फोर्स जो है ये फोर्स ये एफर्ट जो भी लगेगा वो बराबर तरीके से नहीं लग रहा सुनना ध्यान से का जैसे x बराबर 0 ये पार्टिकल यहां रखा था ओरिजिन पर रखा था तो उस पे धक्का लगा 10 न्यूटन का कांस्टेंटली लगता रहा मान लीजिए 5 न्यूटन ये 10 न्यूटन बता रहे बेटा ये 15 न्यूटन तो पार्टिकल पर धक्का लगा पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया 2 4 धीरे धक्का कांस्टेंट 10 न्यूटन का धक्का लगता रहा पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया और बताओ ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है एक पार्टिकल जो कि x एक्सिस में चलने को तैयार है ओरिजिन पर रखा है उस पर कांस्टेंट धक्का लगाया 10 न्यूटन का उसे चलाते गए धक्का कितना लगता है पार्टिकल खसकते कहां से कहां पहुंचे 0 से 4 काम हुआ कि नहीं हुआ फोर्स ने काम किया नहीं किया अरे फोर्स अपने काम में सफल रहा फोर्स ने जो चाहा वही किया वो चाहता था x एक्सिस में डिस्प्लेस करना उसने कर दिया क्या मेरे पास समझ पा अब सुनो फोर्स बदल गया पार्टिकल 4 से पहुंचा 8 और फोर्स बढ़ गया बेटा फोर्स बढ़ते सपोज करो यहां पे पहुंचा देखिए चलो पूरे ग्राफ का ब्यौरा बताओ क्या क्या हो रहा है पहले पार्टिकल कहां रखा था 0 शुरुआत में ही फोर्स कितना लगा दिया और कब तक 10 लगाया जब तक पार्टिकल खिसकते जब पार्टिकल 4 पहुंच गया फिर तुमने फोर्स बदलना चालू किया पार्टिकल 4 से खिसकते पहुंचा 8 तक फोर्स बढ़ते पहुंच गया 10 से 15 काम नहीं हुआ वर्क पता करने का तरीका या तो वर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है हम लॉजिकली बताएं थोड़ा सा वर्क का बेसिक फार्मूला बेटा W बराबर F into D into cos थीटा अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट अगर अलोंग x एक्सिस है तो क्या इसे F into डिस्प्लेसमेंट के नाम पर x into cos थीटा लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा अगर जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट होगा cos थीटा में cos 0 क्या बन जाएगा ध्यान से देखो F और x गुणे में आएंगे तो वर्क बनाएंगे फिर से बोल रहा हूं F और x फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गुणे में आएंगे तो वर्क बनाएंगे इस ग्राफ की दो बातें काम की इस ग्राफ के ब्रह्मांड के किसी भी ग्राफ की दो बातें काम की स्लोप और एरिया अच्छा स्लोप देने से क्वांटिटी डिवीजन में आती है इसका स्लोप बताओ अरे रफली बता दो फोर्स स्लोप बराबर होता है d ऑफ y एक्सिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्लोप लोगे तो क्वांटिटी डिवीजन में आएगी और एरिया लोगे तो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में आएगी क्योंकि एरिया अगर तुम्हें ट्रायंगल का निकालना हो ट्रायंगल बराबर हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट बेस का काम x करेगा हाइट का काम f करेगा तो मल्टीप्लाई करना है तो एरिया निकालना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं एरिया हम समझ गए लॉजिक समझ गए एरिया ऑफ f x ग्राफ प्लीज सुनना मैं सारी बातें फिर से बोल रहा हूं किसी ग्राफ की दो बातें काम तो स्लोप और एरिया स्लोप लेते वक्त क्वांटिटी डिवीजन में आती है यानी f अपॉन x आएगा लेकिन एरिया लेते वक्त f into x आएगा f into x आएगा तो f into x क्या बनाता है तो एरिया ऑफ fx ग्राफ क्या बनाएगा जल्दी सिखा दिया हालांकि इसको इंटीग्रेशन तरीके से बता सकते थे नॉट बता अब क्लियर चलो आप खेलते हैं लेट्स प्ले हमसे क्वेश्चन क्या है फाइंड w x बराबर 0 से x बराबर 8 चलो कोशिश करो बोलो कब से
कब का वर्क निकालना है जब पार्टिकल खिसकते जीरो से कम हो गया। अच्छा वक्र बराबर एरिया इसका fx का। तो ग्राफ ये जो सॉलिड लाइन गई डॉट वाली नहीं, ग्राफ और अच्छा एरिया कहां का देखते हैं? एरिया हमेशा देखा जाता है ग्राफ और x एक्सिस के बीच का, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया देखना। अच्छा इस पार्ट का एरिया को कट काम थोड़ी है, हम देखने जा रहे हैं एरिया को, इस पार्ट का एरिया बोलो कब से बोलना। हम देखो प्लीज सुनो, हम जा रहे हैं fx का एरिया निकालने। एरिया निकालने में f और x मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में fx का ना वक्र बनाएगा। सो f और x ग्राफ की जो इंफॉर्मेशन है उसमें अगर हम एरिया निकालने तो वक्र की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और बात ध्यान दें, वक्र का बेसिक फार्मूला होता है f into x। ये कांस्टेंट फोर्स लगता रहा, ये फोर्स बदल गया तो हमें मजबूरी में हम फार्मूले से नहीं चल सकते, हम एरिया ही निकाल पाएंगे। तो एरिया निकालने पहले बताओ इस पार्ट का एरिया कितना है। अच्छा एरिया लेते हैं हमेशा ग्राफ और x एक्सिस के बीच का, तो इस पार्ट का एरिया क्या निकाल सकते हो? अरे इस सर्कल से देखने में क्या रेक्टेंगल जैसा है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ के नाम पर कितना 4 और विड्थ के नाम पर कितना 10। तो 10 4 इनटू 10 कितना हो जाएगा 40 प्लस का 40। F इनटू x न्यूटन इनटू मीटर देन बिकम जूल। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? नेक्स्ट चलो भाई इसको क्या दो पार्ट में तोड़ लें? दो तरीके, चाहे इसको ट्रेपेजियम मान के कर लो, चाहे इसको ट्रायंगल मान के कर लो। तो बेटा अगर ट्रायंगल मान ले, ट्रायंगल ट्रेपेजियम का तरीका करना हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। लिख दे रहा बेटा, मैं लिख दे रहा हूं एरिया, अपना करना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ ऐसा इस साइड 1 साइड 2 बीच की हाइट है, तो इसका एरिया होता है एरिया बराबर हाफ ऑफ बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है s1 प्लस s2 इनटू बीच का परपेंडिकुलर है h। तो यही काम याद करो, अपनी ट्रेपेजियम टेढ़ा बना है, सो एरिया बराबर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कितनी बेटा? ये कितनी है 10 और ये कितनी है 15। तो 10 प्लस 15 कितना 25 इनटू बीच का गैप कितना है? बीच का गैप 4 और 8 के बीच का गैप कितना? 2 2 4। 2 से काटोगे तो आई थिंक 2 बार कटेगा, 25 दूनी 50 जूल। ये वक्र कितना है 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट का मतलब 40 और अगले 8 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट 50। टोटल वक्र कितना 40 प्लस 50। सो 40 जूल प्लस 20 जूल इज इक्वल टू 90 जूल। कोई समस्या? ओके अगला सवाल समझ में पड़ जाएगा क्या? ये बातें नहीं मार देते। Okay, you all guys are boys. Please don't chat. सवाल सुनो बेटा। जल्दी जल्दी ओनली आंसर दो यार, खेल है बिल्कुल सही बात। सुनो क्या करना है, क्या करना हमसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको उसने f प्लीज पहले दो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया। ग्राफ की दो बातें काम की, स्लोप और स्लोप पे f और x डिवीजन में आएंगे। f बटे x से कुछ नहीं बनता, लेकिन f into x से क्या वक्र बन जाएगा? f into x से वक्र बन जाएगा। तो इस ग्राफ का एरिया हमारे मतलब का, तो एरिया हमें क्या दे देगा वक्र। तो वक्र बराबर हो जाएगा एरिया के बराबर, और एरिया हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ बेस इनटू बेस कितना 10, हाइट कितनी 8, 10 8 80 80 का था 40 जूल। क्या वक्र बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज बराबर वक्र बाय ऑल फोर्सेस, और वक्र कैलकुलेशन से कितना निकल आया है 40 जूल। नेक्स्ट अब आ जाओ 13 नंबर सवाल। चलो 30 नंबर जितना है उतना करो। 30 हमें ग्राफ इसके किस बातें नहीं बेटा प्लीज हमें बातें ना करें। हमें ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस पोजीशन। एक फोर्स है जो कि इन टर्म्स ऑफ न्यूटन गिवन है, और जो पोजीशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
वो इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक। फोर्स जो है वो कांस्टेंट लग रहा है 10-20, जो वेलोसिटी है, सॉरी पोजीशंस हैं, वो आपको 5 1 4 5 कांस्टेंट फोर्स ऑपरेट हुआ 5 तक। फिर फोर्स की वैल्यू अपने आप डिफरेंशिएट करके और 5 से 8 के बीच और 10 न्यूटन लगता है, राइट। तो मैं इतना पढ़ करके देखते हैं, फिर आप आगे बढ़ाएंगे ना। अच्छा मेरे सुनो बेटा, हमेशा पूरा वर्क कर मत निकालो, तो हमेशा पूरा नहीं। सुनो बेटा, सुनो मान लो मामला आगे कैसे क्या ऐसे, या फिर भी पूरा एरिया निकाल देते। मान लो मामला आगे तक गया होगा तो आगे की तरफ का भी एरिया निकालते। आप कहेंगे कि सर हम उतना एरिया निकालेंगे जितने डिस्प्लेसमेंट की बात कही है। मान लो डिस्प्लेसमेंट कह रहा 10 मीटर, हम 10 तक का एरिया निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहता 5 मीटर तक का, तो हम 5 तक का एरिया निकालते। इधर से काम चला लेते। ये बात समझ रहे ना? ग्राफ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप उसका कंप्लीट इस्तेमाल करें। अगर लास्ट तक की डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है, आप उसका जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करें। अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कही, ठीक। चलो भाई, इसमें कहां तक की बात? सवाल गड्डी नंबर 30 में सब लोग पढ़ लें, कसम है आपको, आप पढ़िए जल्दी से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास आधा किलो 500 ग्राम है ना। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट मतलब u बराबर, हम चाहे उसकी फोटोज हो सकते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास का, इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कंडीशन इसकी रेस्ट पर है, u बराबर 0 है, राइट। चलो भाई, दैट इज एक्टेड अपॉन वेरिएबल फोर्सेस, पर तमाम वैरायटी के फोर्स में कभी 10 न्यूटन का धक्का, कभी 20 न्यूटन का धक्का, और ये x एक्सिस के लॉन्ग चलता जा रहा। वेलोसिटी बतानी x बराबर 1 पर, कहां पर x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर, तो ये टर्मिनल पॉइंट है। अच्छा इसके आगे भी ग्राफ है, हमने अधूरा बनाया, हमने उतना बना लिया जितने की जरूरत। ध्यान दो, पेन रख दो, गर्दन एकदम सीधी, और प्लीज कोशिश करिए आपका पूरा फोकस बोर्ड पर, राइट। चलिए हमसे कह रहा 8 मीटर का वेलोसिटी बताओ। अच्छा तो शुरुआत की वेलोसिटी यहां कितनी थी? 0, u बराबर 0। अच्छा फोर्स लगा किसी मास पर, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो रफ्तार बनेगी, रफ्तार कुछ तो बनेगी। दूसरी बात पता है क्या? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो काम तो होना तय है, और अगर काम होगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। यहाँ पर बात काइनेटिक कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये मास है, ये मास कुछ देर बाद रफ्तार पकड़ लेगा, रफ्तार इसकी मान लीजिए कितनी होगी बेटा? v। अच्छा यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर, बोलो बेटा बोलो, हाफ m u स्क्वायर। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी, अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोल कितना जरा, हाफ m into v स्क्वायर। अच्छा इस ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा? उतनी जाओ बेटा, सबके सब नीचे का सो जाओ। अरे किसका ग्राफ सीखा? f और s डिस्प्ले जो भी ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसके एरिया निकालने से तुम्हें किसकी इंफॉर्मेशन देगी? वेक्टर की। जितना फोर्स दिया उतना एरिया। बताओ हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फिर से ग्राफ दिया, हम ग्राफ का एरिया निकालते जा रहे हैं। एरिया हमेशा ग्राफ और x एक्सिस के बीच का इतना। अच्छा 8 मीटर तक की बात कर रहा हूं, 8 मीटर तक का निकालें। इसके बाद भी ग्राफ, फिर से कह रहा हूं सवाल में इसके आगे ग्राफ है, जितनी जरूरत पड़े उतना बनाना है। चलो एरिया बोलो, एरिया प्लीज एरिया बोलिए, एरिया बोलो बेटा। एरिया इसके नीचे एरिया कितना आसान बताओ, ये कितना 5, ये कितना 20 25 प्लस 100। अच्छा ये पार्ट कितना बेटा? आई थिंक ये 3 है। अरे 5 से 8 के बीच का 3 into 10 प्लस का 3, तो टोटल ग्राफ एरिया कितना होगा? 100 प्लस 30 बराबर 130। अच्छा f x पूरी बात कितना बेटा? मैंने कहा पूरी बात लिखूंगा, पूरी बात ऐसे लिखना बेटा कि f x ग्राफ का एरिया उठ जा बेटा बराबर, उठ जा प्लीज बोलो, f x ग्राफ का एरिया बराबर, शाबाश वेक्टर। और एरिया आया कितना? 100 प्लस 30 बराबर 130। अच्छा वेक्टर बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं बेटा कि चेंज इन काइनेटिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चेक करते चलना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी? अच्छा वेक्टर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेक्टर कितना आया? 130, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी कितना? 130 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितनी? 0। वैल्यू रखो 130 बराबर, हेलो हाफ ऑफ मास कितना?
500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 करो, क्योंकि ग्राम से काम नहीं चलेगा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, किलोग्राम। तो आई थिंक किलोग्राम बन जाएगा आधा इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, पता बता रही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4, तो v स्क्वायर बराबर आई थिंक 4 इनटू 130, तो v बराबर अंडर रूट के अंदर 13 चौको 52 520, इसके आसपास कौन आंसर आता है, 523 इसके आसपास है आई थिंक 22 484 23 500 529 23 है 529, 520 के सबसे करीबी है 529 जो कि 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या समझ पाए? बढ़िया 23 मीटर प्रति सेकंड। क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे? प्लीज सुनिए बेटा, हर चीज को कोरिलेट करना सीखो। आपसे कहां तक की बात करें, क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहां तक की बात, x बराबर 8, मतलब x बराबर 8 मीटर तक फोर्स लगा के नहीं लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, काम तो हुआ है, काम हुआ तो एनर्जी में चेंज, और काम हुआ तो कौन सी एनर्जी में चेंज आया, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज लगा दिया। एक कॉमन सेंस, दूसरा कॉमन सेंस, अच्छा कब तक की बात करी, फिर बोलना है एक तक फोर्स लगा कि नहीं लगा। अच्छा किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगेगा, किसी मैसिव बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट किस रूप में आएगा, एक्सेलरेशन में रफ्तार बनेगी, शुरुआत में कितना था 0, रफ्तार बढ़ती 30। तो तरीके मैकेनिक्स से समझ लो, जगह एनर्जी समझ, बराबर तो नहीं। अगली बात कहानी क्या है, अगली x बराबर 12, बताते हैं 12 की बात करें, जुगाड़ करने की कोई दिक्कत नहीं, बात थोड़ी है। ये बेटा माइनस करते हैं फोर्स, और ये माइनस का 20 है, और नीचे कितना बेटा 25 है, ग्राफ के यहां से नीचे है, ऐसे करते जुगाड़ करते, कटने कटते फोर्स अचानक यहाँ पहुंचा -20, सो ब्रेक लग गया, ये एक्सेलरेट कर रहा था, अचानक ब्रेक लगा, अब ब्रेक लगते लगते फिर मामला चला है कहां तक, 8 से लेके 12 तक चला गया, तो 8 से 10 और 10 से 12, 8 से 10 मामला चला, 8 से 10 मामला चला। अब वेलोसिटी ध्यान से देखो तो कहां तक पहुंची है, ग्राफ ऐसा था, और करेक्शन कर लो इसका, देख लीजिए बेटा प्लीज समझिए इस बात को, x बराबर 0, हेलो बेटा को x बराबर 0 पर फोर्स कितना, बोल जाओ 4 पर फोर्स कितना, 5 पर कितना, 8 पर कितना, 8 पर कितना, 8 पर ही फोर्स 10 से अचानक से कितना हो गया -20। अगले 2 मीटर तक 8 से 10 के बीच में फोर्स देखो कैसे बनता, फोर्स पहले -20 से माइनस, और फिर -25 से -20, और फिर इसी इंस्टेंट पर 10 पर फिर बोल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा कुछ प्लस का 10 न्यूटन, पकड़ो ऐसे खींचो, मतलब अचानक एक्सेलरेट होते होते बढ़, एक्सेलरेट पॉजिटिव फोर्स से अचानक फोर्स कहां पहुंच गया, तो एक्सेलरेट होते होते 8 मीटर पर अचानक से ब्रेक लग गया 20 मीटर का, 8-20 ऐसा हो गया। क्या मेरे पास बात ऐसे ही होगा किसी इंस्टेंट पर। अच्छा भाई 10 के बाद फिर ग्राफ बताओ, बट 10 के बाद ग्राफ बताओ कहां तक गया है, अब बोलना पड़ेगा, तो फिर 10 तक गया भाई, 10 से 12 ग्राफ गया और इसी 10 पर गया, ये ग्राफ चला। ये सुनो, ग्राफ ये नहीं चलता, डिजाइन नहीं चलती कि ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ग्राफ ये नहीं चलता बेटा, एक ही पोजीशन पे अगर तुम अचानक से फोर्स बदलते चले जाओ क्या कोई मतलब नहीं है, फोर्स इंस्टेंट बनते हैं। डॉटेड लाइंस हैं, जो डार्क लाइन बनी उसमें जहां जहां डॉटेड है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ असल में ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये तो आपका ग्राफ किस पैटर्न पर घट पड़ रहा है वो बताने के लिए डॉट लाइन बनाई जाती है, समझे, कोई डाउट तो नहीं। अब मैं बताऊं 12 पे क्या खेलोगे, क्या सेम कहानी कर लोगे, ऑप्शन करना चाह बेटा, हमने एक तरीका से निकाल दिया, क्या आप 12 पे सोच लोगे, क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, तुम्हें चाहिए एक मिनट, सवाल में चाहिए क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का कनेक्शन किससे, सब भूल जाओ, वेलोसिटी का कनेक्शन किससे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्वांटम से क्या संबंध है, क्वांटम बराबर चेंज इन, और क्वांटम का ग्राफ से क्या संबंध है, क्वांटम बराबर f(x) ग्राफ का एरिया, इधर एरिया कैसा पॉजिटिव, इधर फोर्स कैसा, तो एरिया भी, क्या इस पार्ट का एरिया निकाल लोगे, अभी हमको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एक ट्रेपेजियम स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, तो आप निकालेंगे इस पार्ट का एरिया, फिर निकालेंगे आप इस पार्ट का एरिया, अब टोटल आंसर आ गया कहां से कहां तक, 0 से
ये 130 था, आगे कैलकुलेशन बढ़ा दो, इनका 0 से 12 मिल जाएगा। 0 से 12 तक अगर लगा लोगे तो 12 मीटर तक चलने में वर्क डन आ जाएगा, और बटन बराबर फिर से लगा लोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल पोजीशन के नाम पर कौन आएगा? 12। इनिशियल के नाम पर फिर से कौन आ जाएगा? 0। तो क्या 12 पर वेलोसिटी आ जाएगी, जिसे 8 पर वेलोसिटी आई? कर लोगे ना? चलो कोशिश करें। बस बेटा, leaving the class right now. Tomorrow will be the last term regarding this particular chapter. कल हम लोग इस चैप्टर की फिनिशिंग कर रहे होंगे। कल कुछ और अच्छे सवाल एनालिसिस, फ्रैक्शन, वर्क और वगैरह के कल से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। परसों से हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे।